हेलो स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग बिहार बोर्ड के सेंटअप पेपर को डिस्कस करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हुए आपके पूरे टॉपिक को आज हम समझाएंगे। कृपा करके यदि जो आप सेंटअप पेपर रखे हैं उन सभी टॉपिकों को सामने रखकर वीडियो को रख करके सारे सॉल्यूशन को आराम से सुनिएगा और समझते हुए कंसेप्ट को आगे की तरफ बढ़ाइएगा। तो आइए शुरुआत की जाए आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे, आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों पे कुल आवेश कितना होगा। यानी सबसे पहले इसमें कितना कह रहा है कि दो यानी संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, दो, और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि दूसरे पे कितना, निगेटिव। और ऐसा होता है तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, इसमें क्यू नेट का मान निकालेंगे, कुल मान क्यू माइनस क्यू बराबर कितना होता है, 0। क्या बातें क्लियर हो रही है? कह रहे हैं कि सबसे पहले संधारित्र है, संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं, दो, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना होता है, तो ए। और ऐसा है तो भीतरी प्लेट यानी इनर पार्ट है, इसका मान कितना हो जाएगा, तो 0। चलिए अगला टर्म की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर। देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शनल, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसलिए हम सीधा कर देते हैं v बराबर 1/4 p cos थीटा बाई आर स्क्वायर। b लिखा हुआ है v बराबर 1/4 p बटा में आर स्क्वायर। इसको छोड़ दीजिए, यहाँ 0 है ये, तो इसके करेक्ट आंसर होंगे निरक्षीय रेखा पे कितना, 0, कि जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव। लेकिन साथ में जो ऑप्शन ए है क्या होगा इसका, एट एनी पॉइंट, और ये कितना है, एक्सियल लाइन है, ये कैसा एक्सियल लाइन। यानी कहने का मतलब है एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हम लोग 3 और 4 क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन। यानी सभी टॉपिकों को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। और लेकिन यहाँ निरक्षीय रेखा है यानी इक्विलैटरल लाइन है, तो इक्विलैटरल पे कितना होगा, तो सीधा सा बात है इक्वाटोरियल पे, इस पोजीशन पे इसका मान कितना रहेगा, तो 0। नेक्स्ट टर्म। अब इसमें क्या दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ पे 100 वोल्ट है, आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर ऐसा है तो सबसे पहला बात, यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर, और हाफ सी वी स्क्वायर है तो यहाँ पे एनर्जी कितना दिया है, 1 जूल, 1/2। सी तो सी है, भी का मान कितना है, तो सीधा सा बात हुआ 100 पावर 2 है, राइट। तो ये कितना देगा, 2 हो जाएगा इंटू सी इंटू 10 पे पावर 4, यानी सीधा सा बात हुआ सी बराबर 2/10 पे पावर 4। ये मान आ जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -4 फराड। क्या बातें क्लियर चल रही हैं या नहीं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। देखिए ये मॉडल पेपर है या जिसको कहिए सेंटअप पेपर, इसको आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार बनाना चाहिए। क्यों? ताकि इसमें ऑल टॉपिक के क्वेश्चन दिए होते हैं जिससे आपको जजमेंट लेने में आसानी होगी। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। अब यहां पे क्या दिया है, कह रहा है कि 2 चार्ज है, एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज निगेटिव है, लेकिन इसको परस्पर रखा गया है 40 सेंटीमीटर पे। ठीक है, अगर परस्पर 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है तो पहले एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा, 1/4 Q1 Q2, अब आई कितना, R होता है। अब यहां पे जैसे ही रख दिए तो इसका डाटा पुट करेंगे, 9 इंटू 10 पे पावर 9 है। चार्ज कितना दिया है, 10 इंटू 10 पे पावर -6 है। अगला कितना होगा, 10 इंटू 10 पे पावर -6 है। और R की जो वैल्यू है
ये 40 सेंटीमीटर है, 40 इंटू 10 पे पावर -2, ठीक है। यानी सीधा सा मतलब हुआ कि इसका तो आंसर निगेटिव में आएगा। आप लोग कट कर लीजिएगा, हम यहाँ पे सीधा हिंट कर देते हैं कितना जूल सी। साथ ही साथ ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है याद रखेंगे, ये चार्ज की नेचर पे डिपेंड करता है। अगर चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव लिखा जाएगा, चार्ज निगेटिव रहेगा तो कैसा लिखेंगे, निगेटिव। क्या यहां तक कोई दिक्कत? अगर देखिए दिक्कत नहीं है तो हर टॉपिक को आप समझते हुए बना दिए जितना हो सके। मेरा मानना है कि अगर आप एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक आवेशित चालक है, अब ये कहो कि ये तो कितने बार हुआ, एक ही क्वेश्चन बार बार हुआ है, तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, सतह के लंबवत होती है, सतह के कैसा, लंबवत। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए, बहुत क्वेश्चन है आज, 70 क्वेश्चन है, इतनी आसानी से नहीं आता। अगला कह रहा है 1 वोल्ट विभवांतर है, अब इस पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। अब बताइए अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर हम लोग पढ़े थे Q इंटू V, और ऊर्जा को कितना लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा करेक्ट, बी। और साथ में याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ये भी बहुत बार देख रहे हैं क्वेश्चन रिपीटेड चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, तो यूनिट ऑफ एनर्जी है। क्या बातें क्लियर हो रही हैं? अगर हाँ तो हर वीडियो को देखिए, यहां से एग्जाम तक आपके हर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल 2 मार्क्स सबकी चर्चाएं हम करने वाले हैं। अब सामने क्या है, कह रहे कि समानांतर प्लेट संधारित्र। चलिए ठीक है, अगर समानांतर प्लेट संधारित्र रहे तो बना दीजिए। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल आप भी जानते हैं ए होता है। एक प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे प्लेट पे चार्ज कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर एयर है तो इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा। पहले तो एयर दिया है, फिर कहता है यदि इसमें कोई माध्यम रख दिया जाए, वो भी कितना टाइम, के टाइम। लाइए ना, इसमें मीडियम कहा, हम भी रख देंगे। एक पे पॉजिटिव है और दूसरे पे निगेटिव के। अब मीडियम ना हो गया सर, मीडियम रहेगा तो इप्सिलॉन नॉट ए के बाई डी होगा। तो कितना टाइम एयर की तुलना से ये बढ़ गया, यही बात ना है कि एयर से ये कितना टाइम बढ़ेगा। तो सीधा सा बात है सर, एयर से सी इंटू के टाइम गुना बढ़ जाता है। और करेक्ट आंसर आपका 7 का क्या हो गया, ए। ये बढ़ जाता है, यहाँ पे इंक्रीज बाई के टाइम्स, नॉट फॉर डिक्रीज। सीधा सीधा लिखे, जब एयर रहेगा, एयर इन द प्रेजेंस ऑफ, कि दोनों प्लेटों के बीच में यदि वायु है तो उस कंडीशन में ये लिखा जाएगा इप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। लेकिन जैसे ही हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या परमिटिविटी, उसको जैसे ही हम मीडियम डालते हैं तो सी का वैल्यू कितना टाइम बढ़ता है, के टाइम, और के टाइम बढ़ता है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ए। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। अब तो कहने के लिए है कि भाई एक क्वेश्चन है, हम तो कहेंगे सभी बना डालिए, लेकिन यहाँ क्या है, कह रहा है वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर क्या होगा, ई बराबर वी बाई डी। ये हो गया वोल्ट, इधर हो गया मीटर। यहाँ करेक्ट आंसर कौन हुआ, विद्युत क्षेत्र। लेकिन यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानते होंगे, फाई बराबर होगा ई डॉट ए, इसका हो जाएगा वोल्ट मीटर, राइट। देखिए एक क्वेश्चन नहीं बनाना है, एकदम टारगेट कर देना, एकदम उड़िया देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी हुआ। इसका तो जानते हैं वोल्ट होता है। चलिए अगर बात की बात आ गई तो ठीक है, क्या गाड़ी सही चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए ये साहब अलग पूछ रहे हैं कंडक्टिविटी, लेकिन कंडक्टेंस होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ कंडक्टेंस का 1/r है और r दिया कितना है, तो सबसे पहले 500 हो। अब इसको कट करिएगा,
2 टाइम जाएगा 0.002, राइट, 0 पॉइंट कितना 00, क्योंकि यहाँ पे 500 है, राइट, तो ये कट करेगा तो 2 ऊपर जाएगा, 2 ठो 0 आएगा, कितना आ गया। अगर ऐसा कभी भी शक हो जाए तो क्या करेंगे, अरे सीधा सा बात है 0.002, अब आई कितना 1000 रख के कटा देते आ जाता। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। ऐसे ये 2024 के बोर्ड पेपर में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पे देखिएगा क्या दिया है क्वेश्चन में, कह रहा है एक तार है, उसको खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ाते हैं, तो कहेगा कि वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा 2%। इसमें कौन बात है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। तो अगर मान लीजिए खींच के बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, डबल। चला जाए अब देखा जाए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल, इधर सब आंसर सेम हो गया, राइट। तो यहाँ पे इसके लिए हम यहाँ लिख देते हैं, एक को ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुने 10 पे पावर -19 जूल। चेक कर लीजिएगा आपके ऑप्शनल सेट में क्या सही है। अब सभी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए किसी एक को सॉल्व करेंगे तो देख लेंगे, ऐसे हम यहाँ टिक कर दे रहे हैं सी को। अब सभी यहाँ पे तो ऑप्शन ही चेंज नहीं किया गया है, थोड़ा देख ही नहीं पाए, नहीं था हम आपकी सेल्फ कर देते। चलिए ऐसे लिख भी दिए हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या यहाँ तक कोई बातें दिक्कत में नहीं, तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन 11 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा। अब क्या देखिए, हर क्वेश्चन को आप जब कैरी करते हैं पूरे टॉपिक पे, तो कमांड विश्वास के साथ आना चाहिए। कह रहा है क्या, 2 समानांतर तारे हैं जो एक ही दिशा में गतिमान है। चलिए ठीक है, एक में करंट का फ्लो कितना हो रहा है, लिख देंगे I1, एक से I2, इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, तो यहां पे F/L बराबर कितना होगा, μ0 बटा में 4 पाई 2I1 I2 बाई डी। अब इसके बदले आप क्या डी लिखना था ना, तो डी की जगह पे यहां पे क्या दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। और आप लोग बताइए ईमानदारी से, क्या इसका μ0 बटा 4 पाई का वैल्यू पता नहीं है, 10 पे पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। याद करिए, किसी क्वेश्चन का ये हिस्सा हो सकता है, और इसलिए इस वैल्यू को भी याद रखेंगे। बहुत अधिक मैग्नेट में तो इसकी ही चर्चा थी। यहां पे सामने वाला क्या किया देख लीजिए, यहां पे हो जाएगा 10 पे पावर -7 कितना, तो इसका वैल्यू दिया है 2I1 I2 बटा में कितना R। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यहां पे करेक्ट होगा सी। ठीक है, साथ ही साथ जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा तो यहां पे अट्रैक्शन प्रॉपर्टीज थी। इन सभी बातों को एक बार कॉपी ओपन करके भी रीड कर लीजिएगा। अगला देखिए, ओहो ये कितना बार पूछेगा जी, लौह चुंबकीय है जिसमें आकर्षण की शक्ति सर्वाधिक पाई जाती है। कहते हैं लौह चुंबकीय जिसमें आकर्षण की शक्ति कैसी पाई जाएगी, आकर्षक, यानी आकर्षक का मतलब सीधा है आकर्षण की शक्ति सबसे अधिक पाई जाएगी, तो इसका मान कितना हो जाएगा, तो सबसे अधिक तो एक ही जगह है। हाँ, ऐसे लिखते थे इस प्रकार से, म्यू आर ग्रेटर 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 1 था ऐसा लाइन। अब इसके अनुसार देखिएगा तो यहाँ पे कितना कह रहा है, तो सीधा सा बात है इसका मान 1 से बड़ा। ये तो याद होगा लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय में अंतर। अब नमन कोण, ओहो नमन कोण को क्या किया जाए, नमस्कार 90 डिग्री पे कर दीजिए। अब इस पर हम बात क्या करें, नमन कोण है तो सीधा बात है नमस्कार करना है एकदम सीधा सा सूर्य भगवान को 90 डिग्री पे, और यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना है, डी है।
क्या बातें समझ में आ रही है क्या हो रहा है? अब देखिए, आप लोग कह देना कि सर ये डोमेन वाला क्वेश्चन कितना बार पूछिएगा। देखिए आज, यानी जब आज भी चर्चा कर रहे थे, यानी कि जब सेंटअप पेपर भी कहते थे कि सर डोमेन डोमेन क्यों करते हैं, अरे भाई सीधा सा लौह चुंबकीय है, ये कौन सा है? लौह चुंबकीय। तो इसका आंसर क्या होगा? लौह चुंबकीय। डोमेन इज है, देखिए यहां फेरो कैसे आ गया? फेरो होगा, फेरो, फेरोमैग्नेटिक। इसकी बड़ी चर्चा होती थी और आप लोग भी कहते थे डोमेन कहां, बता दिए, जाके चेक करना कॉपी में, बताए हैं डोमेन। अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहे बराबर दिक्पात कोण वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। ये थोड़ा सा कितना होती है? बराबर जोड़ने वाली, तो सम होंगी। कैसे होंगे? सम दिक्पात। असंग दिक्पात का मतलब हुआ इसका आंसर कितना आएगा? तो बी, सम दिक्पाती रेखाएं। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। ऐसे देख लीजिएगा, एंगल ऑफ नाम होता था एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, लाइक दैट। अब चुंबकीय क्षेत्र के मान घटने से चुंबकीय क्षेत्र का आवर्तकाल। देखिए आवर्तकाल बराबर फॉर्मूला होता है कितना? 2 पाई रूट में आई बाई एम बी। अब यहां पे b का जो मान है, ध्यान समझिएगा, यहां पे b का मान घटना है, यानी ये डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करना है कर भाई, हम तो इंक्रीज करेंगे, यही ना कहेगा। फॉर्मूला लिखिएगा तो किसी फॉर्मूले लिखने से किसी एक क्वेश्चन का हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बढ़ता है। कह रहा है यहां पे चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने से, घटेगा तो क्या होगा? टी का मान बढ़ जाएगा, आवर्तकाल का मान बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए। अब ये पूरी लंबाई और कितना, नॉर्थ पोल टू नॉर्थ पोल लिखा करते थे और पूरी लंबाई, तो इसका मान हो जाएगा यहां पे ए। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ा जाए। 19 नंबर कह रहा है कि अब इसको थोड़ा देखना होगा, कितना होगा? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या, राइट। अब पथ की त्रिज्या कितनी होती है? आर एम भी बाई, ये लिखते थे शुरू में, प्रूफ करते थे साइक्लोट्रॉन में क्यूबी। क्या एम भी को क्या कह सकते हैं सर? एम भी को तो यहाँ पे मोमेंटम कहेंगे, पी बाई क्यूबी। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर आपके कौन होंगे? बी। फॉर्मूला जरूरी है, अगर नहीं आया तो ध्यान रखेंगे। साइक्लोट्रॉन टॉपिक का नाम था, साइक्लोट्रॉन, एक बार चेकआउट करिएगा। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय तरंग नहीं है? ओहो, चुंबकीय तरंग नहीं, एक ट्रिक याद होगा आपको, जीकू था, एक बच्चा था, बहुत ही शानदार सा, भीम बार था सर। तो यहाँ पे ये इसमें क्या नहीं आता था? साउंड, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं क्या ये साउंड सही चल रहा है या गड़बड़ है। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे कहते थे जी से गामा, एक्स से एक्सरे, यू से अल्ट्रावायलेट, साथ में भी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव और आर फॉर रेडियो वेव। ये तो बहुत चर्चा में रहता है, ईएम वेव है ये। और ईएम वेव क्या नहीं है? पूछा गया है ध्वनि तरंगे। अब ये बताओ, ये तो सोए रहोगे तो मालूम कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण के मुड़ने की घटना को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट ऑप्टिकल फाइबर है। ये पहला तो ऑप्टिकल फाइबर TIR के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पर? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहते थे कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो सीधा सा जवाब देंगे कि ये TIR के प्रिंसिपल पे काम करेगा। लेकिन अब यहां पे ऑप्शन में क्या है ना गड़बड़। तो यहां पे कह देते ट्रांसमिशन लाइन है और वेव गाइडेड दोनों,
और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। चेक करिए यहां पे क्या है, यदि समान फोकस दूरी के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं कांटेक्ट में ना, तो देखिए 1/f प्लस 1/f, एलसीएम f आएगा 1 + 1, ऐड कर लीजिए, उलट दीजिए सर, f/2, करेक्ट आंसर होगा कितना, तो सीधा सा बात है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई शिकवा, कोई शिकायत अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, और जिस चैप्टर का आपको लॉन्ग क्वेश्चन का डिमांड होगा उसका भी एक लिस्ट बना डालिए उसी कमेंट बॉक्स में, वो आपकी तमन्नाओं को बहुत जल्द पूरा कर दी जाएगी। अब यहां देखिए कह रहा है समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई होती है, खगोलीय दूरदर्शी की लंबाई कितनी होगी, तो सीधा सा बात हुआ कि यहां पे इसकी लंबाई होगी FO + FE। आपने पेपर को लेकर के आप लोग क्या करेंगे, वहां से टिक करेंगे, ये नहीं कि रैंडमली चिक मार दिए काम हो गया, ऐसा नहीं। प्रकाश के रंग का कारण है, प्रकाश के रंग का कारण है, अब बताइए क्या, तरंग दैर्घ्य, अगर आवृत्ति होता तो उसे भी देख लेते, लेकिन यहां पे तो क्या है तरंग दैर्घ्य। छोटे आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन, ऐसा लिखते थे ना सर, डेल्टा बराबर μ-1 × a, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा है, ए। कहते हैं μ-1 × a है, μ-1 × कितना है, a। नेक्स्ट चला जाए, अगला क्या कहता है, ओहो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया। अब आप लोग कहोगे क्या तैयारी नहीं है, छोड़ देंगे, भला कैसे, देखिए ये पहला बिंदु स्रोत है, तो अगर ये बिंदु स्रोत है तो ऐसा स्रोत होगा, तो यहां से जो सोर्स होगा तो सोर्स तो निकल गया ऐसे, इसका रेडियस r होगा, तो I बराबर क्या होता है P/a, और ये गोला है सर, गोला, और गोले के लिए एरिया कितना होता है 4πr², तो यहां पे ये याद रहेंगे पॉइंट सोर्स है सर, ठीक है। तो यहां से आपको तय करना है I व्युत्क्रमानुपाती 1/r², ये करेक्ट आंसर आपका ए हो गया, ठीक है। हाँ देखिए जब तक जजमेंट क्लियरिटी नहीं करिएगा तब तक दिक्कत, हम तो सीधा लिख दिए ना। अगला देखिए, ये तो 2 दिन से आ रहा है बार बार, इसके डाटा भी दिए थे आपको कि कितना कितना होता है, सोडियम का कितना होता है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का कितना होगा, साथ ही साथ बेरियम का कितना होता है, इसकी एक डाटा टेबल भी दिए थे आपको, याद रखिएगा इस बात को। और इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। नेक्स्ट, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर। अब देखिए ये कह रहा है ऐसे होता है नमन कोण, और यहां से नीचे आ रहा है, नीचे आएगा तो सीधा सा बात है कि वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर जाएगी, यानी नमन कोण ऐसा होगा और सीधे 90 डिग्री से 0 डिग्री, तो इसका मान कितना होगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है, ये बात तो है, आवेश के एक समान गति नहीं, ये तो होता है त्वरित गति के कारण, और करेक्ट आंसर आपका होगा बी। कह रहा है त्वरित गति के कारण यह संपन्न होता है। अब लगता है कि हाफ सफर को हम लोग तय कर चुके हैं, लेकिन यहां देखिए ये B/E है, और थोड़ा देखिए कितने बच्चे गलती करते हैं इसको। तो देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में F बराबर QE होगा, मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। अगर मैग्नेट होता तो क्या लिखते, QVB होता मैक्सिमम पे,
तो अगर ऐसा है तो सबसे पहले फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, आप फर्स्ट एंड सेकंड से कितना होगा, क्यू ई बराबर क्यू भी लिखेंगे। तो यहां से बी क्यू से क्यू का मान हट गया। अब थोड़ा देखिएगा यहां पे क्या दिया है, यहां पे दिया है बी बाई ई, मतलब 1/v आया। अब चलिए बहुत बच्चा क्या करता है, बनाया ही नहीं, 10 धीरे से उड़ा दिया, नहीं सोल्व करिए। यहां पे कह रहा है कि b/e है और इसका मान कितना है, मीटर पर सेकेंड है, तो सेकेंड तो ऊपर चल जाएगा ऐसे -1, और करेक्ट आंसर कौन सा होगा बोलिए आप, बी। यानी सबसे पहले जजमेंट लेते समय देखिए, बहुत बड़ी बात क्या होता है कि जैसे आप टॉपिक को या स्टार्ट लेते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलता है। जैसे देखिए, अगर आप यहां से सोचिएगा तो देखिएगा बहुत बड़ा टर्म था F बराबर क्यू ई, साथ में यहां से सोचिएगा तो कितना था, F बराबर क्यू भी साइन थीटा। ये एक क्वेश्चन सोल्व करने से 5 क्वेश्चन बनता है, क्यू भी क्रॉस बी था, और इन दोनों को ऐड किए थे तो लॉरेंज फोर्स बना था। ये कंसेप्ट की बातें हैं, जब शुरुआत में हम लोग चर्चाएं करते हैं, लास्ट टाइम में आप लोग लेक्चर सुनना नहीं पसंद करते, सीधे आंसर उड़ाना चाहते हैं। अब सामने देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, किसी द्रवात्मक, ठीक है, में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है किस पर, तो आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पे, परावैद्युतांक पे, साथ ही साथ इसकी तीव्रता पे। तो आंसर क्या होगा, इसकी तीव्रता पे, इट्स इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। अब अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तभी घटित होता है जब आपतन कोण का मान बड़ा होता है। अब लेकिन आपतन कोण का मान बड़ा होता है, लेकिन कहां तक, क्रांति कोण से भी बड़ा। तो यहां पे आंसर हो गया कितना, अब बी। एक बात और, एक क्रिटिकल एंगल भी आपको याद रहना चाहिए। क्रिटिकल एंगल यहां पे देखेंगे, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, जिससे कि आपका 2 मार्क्स क्लियर होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखा जाए, एक लेंस के दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है। आप लोग कह रहे हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला कहां गया, लो ढूंढ देते हैं। 1/f बराबर म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। अब देख लो, कह रहा है अगर ऐसा है तो सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी होगी, ठीक है। तो यहां देखिए 1/f आया, इसका मान 1.5 माइनस 1, 1/r, यहां माइनस r, दोनों सेम है, तो ये हो गया 0.5, इधर हो जाएगा r, तो ये कितना 1 + 1। अब इसको क्या करने वाले हैं आप सीधा सीधा सोच लीजिए, ये 1 + 1 आएगा ना ऊपर, तो यहां 0.5 है, और 2 × 0.5 1 हो जाएगा, तो 1/f बराबर कितना आया, 1/r आ गया, तो f बराबर कितना r। अगर r आया, दोनों की बात किया है, तो सीधा सा बात हमने स्टार्टअप में ही चर्चा किया था, r1 बराबर r, r2 बराबर भी कितना -r, तब तो लिख पाए। चलिए आगे की तरफ बढ़िए, लेंस मेकर फॉर्मूला का भी टर्म हम लोग प्रयोग में ला दिए। अभी रुकना नहीं है सर, अभी हम पहला बुक पे आने वाले हैं बहुत जल्द, 2 से 3 दिन में। जब हम लोग पहला यानी कि सेकेंड बुक पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे, तो फिर हम लोग आएंगे फर्स्ट बुक पे, फिर उसके बाद करेंगे 2 मार्क्स और करेंगे 5 मार्क्स, ठीक है। यहां पे कितना है, 2 टर्म है, P बराबर कितना, P1 + P2, यहां कितना है 2, 3.5, राइट। तो ये कितना हो जाएगा सर, घटा दीजिएगा तो -1.5, डाइऑप्टर -1.5 आ गया सर।
कोई ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं? 2 डायोप्टर है और एक कितना है, 3.2 है, राइट। अगर ऐसा है तो सीधा सा बात यहां पे आया, लेकिन अब टर्म है, यहां से लगता है माइनस से आउट हो गया, तभी ना समस्या आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी। ऐसे चेक कर लीजिएगा कि क्या प्लस माइनस था या भी नहीं था। चलिए अगला टर्म, यहां कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के लेंस के लिए आवश्यक होती है क्या? यानी दूरबीन है जी, दूरबीन। तो इसमें याद रखेंगे सबसे पहले यहां पे अभिदृश्यक होता था और यहां पे नेत्रिका होती थी, यही बात न है। अब हम पूरा डायग्राम नहीं बना रहे हैं, आप लोग देखते रहिएगा। लेकिन ये किसकी ओर बात कर रहा है? वस्तु की ओर बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की ओर बात कर रहा है। यानी सबसे पहले इसमें होता था एफओ ग्रेटर देन एफई, राइट। तो इसके अनुसार यहां पे हो जाएगा बड़ी फोकस दूरी। क्लियरिटी की बात क्या होता है, यहां पे बहुत दूर वस्तु होता था, उसको अपनी आंखों के पास लाना था। ये देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, बहुत यूनिक टॉपिक है और इसका आंसर भी बड़ा यूनिक है। अब तो यहां हम टिक टक मार रहे हैं तो फिर दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लिखते थे हम लोग यम बराबर माइनस वी नॉट बटा में यू नॉट 1 प्लस डी बाई एफ। याद आ रही है या नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। बहुत क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन 70 होते हैं। अब फिर से वही बात आ गई, अब चर्चा भी हो रही थी और वही बातें यहां भी आ रही हैं। तो यम बराबर कितना होगा, यल बटा में वी नॉट 1 प्लस डी बटा में एफ। ठीक है। अब कह रहा है यहां पे यल का मान बढ़ाएंगे तो क्या यम का मान बढ़ेगा? हाँ जी, अगर ऐसा करते हैं तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब ये देखिए, ये किसका नियम है? रेले का। रेले ने क्या कहा फैक्ट में, इन्होंने कहा कि सबसे पहले आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेमडा पे पावर 4, और इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी। यानी 1 कितना लिखेंगे, 1 बाई लेमडा पे पावर कितना, 4। चलिए आई की तरफ बढ़ा जाए। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होगा, यानी डेल एक्स। यानी सीधा सा बात कर रहा है कि पथांतर होगा, पथांतर बराबर होता है। यहां पे ये कह दिया पथांतर, तो ये ऑड फंक्शन था 2n + 1 लेमडा बाई 2। करेक्ट आंसर कौन होगा? बी। ऐसे ये मॉडल पेपर में भी था, सेंटअप पेपर में भी था, इसलिए आपको ये तैयारी भी रखनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन रिपीटेड है, अब यहां पे समझना पड़ेगा। कह रहा है कि यहां पे अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं के अनुपात निकालना, और अनुपात निकालने हैं तो क्या लिखेंगे, आई मैक्स बाई आई मीन। ये किस पर वर्क करता था? एनर्जी पे, A1 + A2 का होल स्क्वायर बाई A1 - A2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर, ठीक है। A, तो यहां से क्या लिखेंगे, I बराबर KA स्क्वायर, यानी कि सीधा सा बात हुआ A बराबर रूट में कितना आएगा, I, और यहां कितना दिया है A1 बाई A2, ये कितना हो जाएगा सर, I1 बाई I2। हम यहाँ K को छुपा लिए हैं, K यहीं पर है, K 2 बार कट जाता, तो यहाँ 9 है और यहाँ पे 4 है, ये हो जाता 3/2। यानी सीधा बात A1 बराबर 3, A2 बराबर 2 आता।
यहाँ पे लिखेंगे 3 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर 25 बटा में 1। अब तो बोलो, कुछ तो कुछ बातें हो रही हैं भाई जो तगड़ा चल रही है। ऐसे ये क्लास कॉपी में देखिएगा तो बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएगा, क्योंकि हम सिलेबस राइट टाइम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हर टॉपिक को क्लियरिटी से बताते हैं, इसलिए कंफ्यूजन का दौर हमको नहीं है और ना हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी को है। वो बहुत बढ़िया जानते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। कर निम्नलिखित में सबसे उत्तम कौन सा एकल वर्णीय, इसकी 4 विशेषता बताई गई थी और ऐसा काम तो सिर्फ एक ही करता है जिसका नाम था लेजर। लेजर की कितनी विशेषताएं? 4। जाके बारीकी से देखो, 2 मार्क्स भी होता चल रहा है। चलो आगे की तरफ बढ़ा जाए। प्रकाश किरण के तीखे कोर पर, अब ये वाली बातों में तो चर्चाएं हो जाती है कि सर विवर्तन था, विवर्तन के 2 कारक थे, सब कहानी यही अगर लाइव क्लास में चलने लगेगा तो क्या से क्या हो जाएगा और सीधा सा आंसर यहाँ पे क्या होगा, विवर्तन। इसके 2 कारक भी थे, विवर्तन के कितने कारक? 2। ऐसे भी आपके मंथली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछी गई थी। कह रहा है कि प्रकाश किरण के तीखे कोण से मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। ठीक है ना? तो आ जाओ कैथोड। अब ये बात बताओ, कैथोड पॉजिटिव की निगेटिव? सीधा सा मतलब है, कैथोड निगेटिव है कि पॉजिटिव? तो आप कहोगे सर कैथोड इज निगेटिव, और इसमें से निगेटिव बेचारे एक ही हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जब कैथोड पे आपतित प्रकाश पड़ता था तो वहां पे क्या होते थे? इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलते थे। हाँ, बड़ा चर्चाएं होती रही हैं। ये देखिए थोड़ा केमिस्ट्री का है, अब पता नहीं कर सकते, लेकिन अब पॉसिबिलिटी ऐसे चेक कर लीजिएगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि ऐसे हम टिक कर रहे हैं कि E बाई एम के अनुपात को क्लियर करता है। ठीक है, आगे चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन ये तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। चलिए आगे की तरफ बढ़िए। अब बताइए, अब यहां पे भी इसको बनाया जाए क्या? ml2 t पे पावर -2 -1, राइट। 47 का कितना आएगा चेक कर लेते हैं। भाई क्या चाहते हो आप लोग? E बराबर SC बटा लेमडा है, तो आप बताओ H बराबर E लेमडा बाई C है। एनर्जी का आप भी जानते हो, हर दिन एक ही बात चेक किया जाए। चलो वेवलेंथ का कितना है? L है, LT पे पावर -1। अब बता दो क्या लिखोगे? यम तो यम है। अब ये बताओ सीधा सा सिंपल सा छोटा सा बच्चा सा एक नमूना सा क्वेश्चन था, प्लैंक नियतांक। ऐसे प्लैंक नियतांक की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, और जब चर्चा हो ही रही है तो हो जाए। 62 × 10 पे पावर -34 जूल सेकेंड, राइट। तो आगे की तरफ और बढ़ा जाए। अगला टर्म क्या है? निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? फोटोन। अब क्या कहें इस पर? कहोगे कि आप सीधे लिख लेते, बोल देते हैं, क्या करें? आवेश रहित है कौन? फोटोन। अब ये तो होगा नहीं, बेटा मत पढ़ना, ये निगेटिव होता है। आप प्रोटॉन कैसा? पॉजिटिव। अल्फा कैसा? पॉजिटिव। तो इधर में क्लियर है। ये स्पीड का जो चाल होता है यानी एटम चैप्टर का है, जिसमें इसका मान आया था C बटा में 137, और इसके गुणांकीय मान को हम लोग काउंट करते हैं तो 1/137। ठीक है, ठीक है ना? तो आ जाओ बाबू देख लो। हाँ, अब ये इसकी चर्चा, यहां पे एनर्जी दिया गया कक्षा में, ऊर्जा
एनर्जी बराबर कितना, माइनस एम ई पे पावर 4 जेड पे पावर 2, 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया बी कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर के। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जेड स्क्वायर के। चलिए नेक्स्ट टर्म की तरफ चला जाए। सबसे अधिक भेदन क्षमता होती है गामा रे जी, ये वाई रे नहीं है, गामा रे। साफ साफ बात है, कैसा गामा रे, गामा जी गामा, इनकी भेदन क्षमता क्या है, ज्यादा है। तो अब सीधा सा बात बताओ, हम भी आंसर कर रहे हैं डी, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। कह निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, अल्फा। लो अगर आप बात करना चाहते हो कि लीजिए सर तो चल दिया जाए तेजी से, हम तो रफ्तारों के सौदागर हैं सर, छोड़ कहां देते। कह रहा था सीधा सा बात, इनमें से मूल कण है कौन, अल्फा। अल्फा एक क्या है, मूल कण है, ठीक है। अब यहां बताइए इनमें से अस्थाई कौन है, मोस्ट स्टेबल। देखिए एन बाई जेड कर लीजिएगा, ये कल परसों भी आया था, एन बाई पी। यानी सबसे पहले न्यूट्रॉन निकालेंगे 56 माइनस 26 बटा में 26 बराबर कितना, 30 बटा में 26। जब ऐसा करेंगे तो एन बाई पी का मान नहीं आएगा किसके, 1 के बराबर। सो यहाँ पे ये स्टेबल। लेकिन इसको यदि आप शॉर्टकट में पढ़ना चाहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व आपके कॉपी में अच्छे से बताई गई है, चेक कर लीजिएगा। हाँ स्टेबल पूछा है, अगर अनस्टेबल पूछता तो हीलियम हो जाता सर, स्टेबल। चलिए अगला टर्म, डायोड का उपयोग करते हैं। अब तो बात आ गई रेक्टिफायर की तरह, किस तरफ, रेक्टिफायर की तरह, ठीक है जी। चलो आगे चला जाए। पीएन जंक्शन में होते हैं कितने, 2 डायोड, 2 अर्ध जंक्शन धातु 2 होगा, 2 सेमीकंडक्टर जंक्शन। बाकी कोई ऑप्शन में नहीं ना है गड़बड़, देख लीजिएगा। कितना है 55। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा अर्ध तरंगी, ओहो भाई सबका डबल नहीं मिलता है। यहां देखिए हाफ वेव में क्या था, हाफ वेव में ऐसा था, ये इनपुट हो गए मस्त, ये आउटपुट भी ना पूछिए मत, आउटपुट होता था इसमें ऐसे चलता था, एक खुटुक खुटुक खुटुक, यानी इसको कहते थे रिपल फ्रीक्वेंसी, नो चेंज। और रिपल फ्रीक्वेंसी कितना, नो चेंज, मतलब 50 का 50 मिलेगा, केवल कप्तान का डबल मिलता था फुल वेव में कितना। और आपके कॉपी में सेम टू सेम है भाई, कह रहा है हाफ वेव में 50 का 50 मिलेगा, इसमें तो खुटुक खुटुक के चलता था, रुक रुक के चलता था। तो कौन सा आंसर सही है, 50। अगर ये फुल होता 100 मार देते, कप्तान का दुगुना मिलता। नॉर गेट और प्लस नॉट गेट, और प्लस कौन गेट, नॉट गेट, और मतलब जोड़, नॉट मतलब बार। चलिए अगला टर्म की तरफ बढ़ा जाए। 15 का, ये कहोगे बच्चा टाइप सर क्वेश्चन है कि रिपीटेड आप बहुत बार करवा चुके हैं, ये मेरा काम है। 2 से टर्म डिवाइड करेंगे 1, 2 आएगा, ये कितना आया था 7, 1 आया, 2, 3 होगा, चेक कर लो। 2 7 चौके, सीधा सा बात, 2 7 14, 1 बचा, 2 3 6, 1 बचा, 2 2 1 कम 2, 1 बचा। तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 4 ठो 1 आएगा, ठीक है ना। आगे चलो, टीवी प्रसारण,
और टीवी प्रसारण में क्या होगा। ये कम्युनिकेशन सिस्टम का क्वेश्चन है, यानी बिहार बोर्ड में अभी कम्युनिकेशन खत्म नहीं हुआ है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जब दो पतले लेंस, अब इसमें क्या करते थे हम लोग माइनस, और ये माइनस वाला टर्म किस में आएगा डी। ऐसा लिखा जाता था 1/f इक्विवेलेंट बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 d/f1f2, राइट। उसी को ये वर्जन किया गया है तो ऊपर चला गया। चलिए आगे चला जाए। हाँ, थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा वाला है, इसलिए सॉल्यूशन भी कर देते हैं। अब देखिए, कभी भी आप बना रहे हैं तो यहां देखिए NIAB बराबर, ये लाइन बहुत बार मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में था लेकिन बहुत पुराना हो गया। इस कंडीशन से थोड़ा देखिएगा, C इंटू अल्फा। अब C इंटू अल्फा लिखे, लेकिन यहाँ पे निकालना है अल्फा बटा आई, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है। तो यहाँ पे ये कितना रहेगा NIA, आई तो चला गया इधर, NAB, अब बटा में कितना आया, बटा में कुछ नहीं आ रहा है, C आ जाएगा। तो NI किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ किस पर, नंबर ऑफ टर्म पे, और नंबर ऑफ टर्म क्या करता है, बढ़ जाता है। यानी कह रहा यदि चल कुंडली में गैल्वेनोमीटर की फेरों की संख्या बढ़ाई जाए तो यहाँ पे फेरों की संख्या सेंसिटिव धारा के साथ कैसा संबंध है, डायरेक्ट, और डायरेक्ट है तो कौन सा आंसर है, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बताइए, सीधा सा बोर मॉडल है, इसके बारे में सीधा सीधा बात है, यल बराबर होता है MVR बराबर NH/2π। अब कहोगे कि क्या होता है, ये कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पे फॉलो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। यन क्या होता है, सेलों की संख्या, इसका आंसर हो गया आपका ए। आगे चला जाए, सूर्य के प्रकाश कैसा सतत। अब इस पर कहोगे सर जी बहस कर लो, क्या बहस करें, सीधा है तो कंटिन्यूअस चलता है। नेक्स्ट, हर क्वेश्चन को कॉपी से मिला के चलिए, कभी आप कष्ट में नहीं पाएंगे अपने आप को। ये वाटहीन धारा है, देखिए वाटहीन घटक, और वाटहीन घटक साइन का होता था। ये सारे टॉपिक, सारे टर्म में अल्टरनेटिंग करंट, खास करके एसी, जिसका नाम है बड़ा शॉर्टकट, यानी कि बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट तो किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि 12th का एक मेजर चैप्टर है। चलो आगे की तरफ बढ़ लो। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। देखिए, आदर्श एमीटर के प्रतिरोध की बात किया जाए तो सबसे पहले 0 होगा, लेकिन यहां पे कितना लिखा जाएगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0। अब बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत कम करें कि क्या करें, लेकिन यहां पे कर आदर्श एमीटर है, इसलिए इसका आंसर कितना, ए। ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। हाँ, एमीटर होता तो बहुत छोटा होता। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है नियत, कांस्टेंट। थोड़ा हम भी निकल सके आगे, ठीक है। अब इसमें कितना होती थी, अब आप चेक कर लीजिएगा। यहां देखिए, यहां तो हम कुछ करेंगे नहीं, एक ही क्वेश्चन में रिपीट कर करके रिकॉर्ड बना दिया, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो यहां पे आंसर हो जाएगा ए, 67A। आगे देखिए, टॉर्क बराबर M क्रॉस B। देखिए, इसमें सीरीज एंड सीक्वेंस है सर। टॉर्क हुआ MB साइन थीटा, देखिए रिपीटेड करके आराम से लिख देते हैं, MB साइन थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, टेक्टर नहीं वेक्टर बोले बस, M क्रॉस B।
W बराबर कितना, एम बी 1 माइनस कॉस थीटा। कहोगे क्या कहानी कर दिए आप, देखो एनर्जी बराबर माइनस एम बी कॉस थीटा। अब सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन चुनने की क्षमता ज्यादा दी गई है। ठीक है, तो हर समय आंखों में आंख के वही डाल के बात कर सकता है रिजल्ट के बाद जो पढ़ाई करेगा। ये बचा हुआ जो समय है ना, इतना महत्वपूर्ण है जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, कहेंगे भी तो कम पड़ जाएगा। यहां देख लो, कह रहा रेडियो सक्रिय तत्व की अर्ध आयु, ओहो, अर्ध आयु दिया है टी 1600 ईयर। ठीक है जी, तो यहां पे आप ही बताइए इसकी माध्य क्या होगा। तो सीधा बात सोचिएगा, अगर ऐसा लिखा है तो कितना होगा 0.693 बाई लेमडा। अब माध्य आयु क्या होती है, टी ए भी बराबर 1 बाई लेमडा, लेमडा बराबर 1 बाई टी ए भी लिखेंगे। यहां लाइए इसको रख दिया जाए, 1 बाई टी ए भी, इस साहब जाएंगे इनके साथ जाएंगे ना, तो यहाँ टी है, टी तो रहेगा, टी ए भी होगा, ये आ जाएंगे 0.693, ये हो जाएगा टी ए भी, ये हो जाएंगे 1600 अब बट्टा में कितना 0.693 इंटू 1000, ये कटने के बाद नियर अबाउट ऑप्शन ए आ जाएंगे 2309 ईयर। हाँ देख लीजिएगा, कहानी मत करिएगा, हर टॉपिक हर टर्म सोल्व करके चलिएगा, तभी रिजल्ट के दिन दूसरों से आंखें मिला के बात करिएगा, और नहीं तो आंखें डाउन हो जाएगी, फिर समस्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, आंखों से आंखें मिला के बात करनी है। नहीं, हमने भी पढ़ाई की है इस दिनों में, एक बार जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी, एक बार इतनी जबरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी जितनी आप इमेजिन नहीं कर सकते। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। कह रहा है प्रकाशिक तंतु के बैंड की चौड़ाई होती है नियर अबाउट, सबसे हायर होती है 100 गीगा एच जेड के बराबर। थैंक यू, मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, नई ताकत के साथ, और उम्मीद करते हैं आप मेरे साथ पूरी एग्जाम्स तक बने रहें। एग्जाम के बाद की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।